आइए अब जानते हैं कि आम बजट से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को क्या उम्मीदें हैं, किस तरह का इन्होंने ज्ञापन दिया है। इस बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए आईएमए के महासचिव डॉक्टर नरेंद्र सैनी हैं, इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, किस प्रकार का ज्ञापन आपने फाइनेंस मिनिस्टर को दिया है ताकि वो तमाम जो आपकी उम्मीदें हैं नरेंद्र मोदी से, वो आपने उनको दिया है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी से हमें काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि मैंने उनकी पहली जब उन्होंने भाषण दिया वाराणसी में जाकर तो उसको सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि हाइजीन और साफ सफाई पे उन्होंने बहुत उस पर वहाँ पे जोर दिया था कि गंगा हमारी मैली है, इसको हमें साफ़ करना है। तो मुझे लगा कि हेल्थ की तरफ इस बारी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं काफ़ी कुछ सोचेंगे। अनफॉर्चुनेटली यदि हम पुरानी देखें, हम जितने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर बने या हेल्थ मिनिस्टर बने, हम कहते हैं जैसे कि हेल्थ इज़ वेल्थ ऑफ नेशन, कि जो 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 देश हेल्दी है वो आगे प्रोग्रेस करेगा, जो आदमी हेल्दी है वो आगे प्रोग्रेस करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ये कहने वाली बात है वो कहने पे ही रह जाती है। यदि हम हेल्थ बजट देखें तो सिर्फ 0.9% ऑफ जीडीपी है। यदि मैं इसको रुपयों में तोलूँ तो इसका मतलब है कि 30,000 करोड़ रुपया। अब 30,000 करोड़ रुपया इतनी बड़ी आबादी के लिए किसी भी तरह से पूरा नहीं होता। इसलिए यदि हम देखें तो आज हमारे यहाँ पर इतनी सारी इन्फेक्शस बीमारियाँ हैं, जिसमें ट्यूबरकुलोसिस, HIV, मलेरिया, टाइफॉइड, इससे आजकल मौत होती है। जबकि आप किसी भी विकसित देश को देखें तो इन चीज़ों से सब लोग दूर हो चुके हैं। ये यहाँ पर वहाँ पे ऐसी बीमारियाँ नहीं हैं। ऐसा नहीं कि पहले वहाँ नहीं थी, यहाँ वैसे इन्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन फ़र्क ये है कि उन लोगों ने हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया तो अब ये वहाँ पे बीमारियाँ नहीं हैं। उनका बजट हमारे बजट से 4 या 5 टाइम्स ज़्यादा है ऑफ जीडीपी। अब मैं जीडीपी की बात कर रहा हूँ तो आप सोचिए कि डॉलर की कीमत कितनी ज़्यादा होती है, रुपयों में तो कितना बढ़ जाएगा वो, और उनकी जीडीपी भी हमारे से कहीं ज़्यादा है। आप लोग लगातार हर एक आम बजट में इस तरह का ज्ञापन देते हैं कि जीडीपी का 4%, 5% हो, जो WHO का मानक है। लेकिन इस बार क्या खास है? क्योंकि हर एक सरकारें, यूपीए की 10 साल की सरकार रही, उन्होंने हेल्थ बजट पे एकदम 1% से भी कम एलोकेट किया। तो ऐसे में इस बार क्या खास है? इसलिए खास है क्योंकि इस समय जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं वो एक डॉक्टर है। तो क्या उम्मीद लगाए हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसको आपने रेज किया है? देखिए, हमने हेल्थ मिनिस्टर प्लस जहाँ जो फाइनेंस मिनिस्टर है, जिन्होंने बेसिकली बजट बनाना है, उनको हमने एक 27 का एक पॉइंट्स बनाकर दिए हैं, जिसमें मुख्य एक चीज़ है वो ये है कि राइट टू हेल्थ। आपने राइट टू फूड कर दिया, राइट टू इन्फॉर्मेशन कर दिया, लेकिन इन सब के चीज़ों के लिए आदमी का ज़िंदा रहना ज़रूरी है। यदि बंदा स्वस्थ नहीं है या ज़िंदा ही नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं है। राइट टू एजुकेशन, अब एजुकेशन होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन लोगों को मिलनी चाहिए, फूड खाना मिलना चाहिए, लेकिन उससे बड़ी बात है राइट टू हेल्थ। यदि वो बीमार है तो यदि उसको बीमारी के लिए उसकी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, उसको ये नहीं मिलेगा कि प्राइमरी हेल्थ केयर उसको मिलेगी, तब तक वो हेल्दी नहीं होगा, तो इन सब चीज़ों को महत्व नहीं है। तो हमने कहा है कि आप राइट टू हेल्थ लेकर आइए। राइट टू हेल्थ के साथ साथ ये जो 0.29% ऑफ जीडीपी है, ये WHO नहीं कहता, इन्होंने अपनी नेशनल हेल्थ प्लान 2002 में लिखा हुआ है कि बाय 2012 तक हमारी जो है 2.5 ऑफ जीडीपी खर्च होना चाहिए। तो आज 2014 हो रहा है, हम तो वहीं पे अटके हुए हैं। तो कम से कम जो पुराना आपने लिखा हुआ है, कम से कम 2.5 या 3 तक तो आना ही चाहिए। यदि आप कहते हैं कि गंगा मैली है, यमुना मैली है, एक नाला बन गया, क्यों बन गया नाला? एक तो पीछे से पानी, वो तो अलग बात है, लेकिन वो नाला इसलिए है क्योंकि जितना भी गंदगी है सीधी यमुना के अंदर जाती है। इसका मतलब कि हमारा सैनिटेशन प्रॉपर नहीं है, और ये यदि सैनिटेशन प्रॉपर नहीं होगा, आपको पानी स्वच्छ नहीं मिलेगा, वो यही पानी आपका सब्जियों में इस्तेमाल होता है, तो गंदगी आएगी और उनसे बीमारियां पैदा होंगी। तो वाटर एंड सैनिटेशन का इम्प्रूवमेंट सबसे ज़रूरी है। सरकार भी ये कहती है कि जितनी बीमारियां उससे ज़्यादा इलाज में खर्च हो रही है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम प्रिवेंशन पे ध्यान नहीं दे रहे। प्रिवेंशन पे यदि हम ध्यान दें तो क्यूरेटिव के लिए ध्यान नहीं है। यदि आप बाहर के बजट देखें, USA, UK जो विकसित देश हैं, उनका मेन खर्चा होता है प्रिवेंटिव पे, कि वाटर, सैनिटेशन, वैक्सीनेशन, ये सब जो चीज़ें हैं, हाइजीन, स्वस्थ रहना, स्वास्थ्य रखना, इन सब चीज़ों पे खर्चा होता है। तो हमें इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ कि जब बजट बनाएंगे तो इन दोनों चीज़ों को बंटवारा करेंगे कि प्रिवेंशन पे इतना खर्चा करेंगे, क्यूरेटिव पे इतना खर्चा करेंगे। इसके अलावा क्या एजेंडा है, क्या पॉइंट्स आपने दिया है? मेडिकल इंश्योरेंस है, स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए सरकार ने बहुत कम एलोकेट किया है BPL के लिए, तो इन सब पॉइंट्स पे कुछ रेज किया है? आदमी बीमार होता है
तो सबसे पहले चाहिए उसको हॉस्पिटल्स, पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, वो वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए ताकि अफोर्डेबल एसेसिबल हेल्थ केयर मिलना चाहिए। उससे सबसे पहले तो है कि प्राइमरी हेल्थ केयर सबको मिलना चाहिए। तो उसके लिए ये सबसे ज़रूरी ये है कि और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर खुलने चाहिए, यानी कि क्लिनिक्स खुलने चाहिए सरकारी, और उसके अलावा हॉस्पिटल्स खुलने चाहिए। हमारे यहाँ लगभग 5 लाख बेड्स की कमी है, कम से कम 5 से 6 लाख डॉक्टर्स की कमी है, 15 लाख से ज़्यादा नर्सेज की कमी है और 20 लाख से ज़्यादा पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है। मुझे उम्मीद इसलिए क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम स्किल डेवलपमेंट काउंसिल खोलेंगे। मुझे उम्मीद है कि स्किल डेवलपमेंट काउंसिल में इन पैरामेडिकल और इन नर्सेज के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। तो क्या मांग आपने की? तो हमने कहा है कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाइए, नहीं तो आप कुछ भी ले आएंगे। आपने एक पिछले हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब ने एक कोर्स लाने की कोशिश की BSc, लेकिन उससे थोड़ी ना बात बनेगी, क्योंकि जब वहाँ पे नर्सेज भी जाना नहीं चाहती, वहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ भी नहीं ना, तो वो वाला चाहे BSc वाला भी होगा वो क्यों जाएगा। तो सबसे हमने मांग किया कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाइए। जो मेडिकल कॉलेजेस आपने खोलने हैं उनको बजाय कि आप शहरों में खोलते हो, उनको गाँव में खोलिए। हमारे पास वहाँ पे CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, वहाँ पे हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं गांव में, उनको आप अपग्रेड कर दीजिए, पैसा भी ज़्यादा खर्च नहीं होगा। उनको मेडिकल कॉलेज बना दीजिए। जब मेडिकल कॉलेज बनेगा तो एडमिशन लोग लेने जाएंगे, बच्चे लोग जाएंगे, वहाँ पे प्रोफेसर भी जाएंगे, अपने आप से वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहन दिया जाए, जैसे कि आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को दिया। तो उसका मतलब यह है कि आप उनके ऊपर कम से कम कमर्शियल टैक्स तो मत लगाइए, जो उनको बिजली, पानी, हाउस टैक्स लगाते हैं वो एक नॉर्मल रेट पे दीजिए। दूसरा, एक जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हम इंश्योरेंस की बात करते हैं, तो कम से कम वो इंश्योरेंस तो इतनी हो कि वो अफोर्डेबल हो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स के लिए। हमने उसके लिए एक सिंपल उनको सोल्यूशन दिया था कि आप किसी भी सिस्टम से आप पता लगा लीजिए कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट RML हॉस्पिटल में आपके डॉक्टर के द्वारा, जो आपके हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर एक पेशेंट को अपेंडिक्स का, एक पेशेंट को डिलीवरी का क्या खर्चा आता है, उसको एक मापदंड बना लेते हैं। उस मिनिमम खर्चे को हम सोचते हैं कि प्राइवेट में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस बात को कोई ध्यान नहीं देता। अपनी मर्जी से कोई एक रेट लगाए जाते हैं जो कि इतने कम होते हैं जिस पे सस्टेन नहीं हो सकता। तो क्या होगा, या तो वो डॉक्टर करेंगे नहीं, करेंगे तो वहाँ पे करप्शन आएगी। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है कि एक बैठकर एक मापदंड बनाने की, जो हमने कहा है कि आप रियलिस्टिक रेट लगाइए, वो रियलिस्टिक रेट अपने हॉस्पिटल से उठाइए। तो उससे जो आप तब BPL के कार्ड बनाइए। आप अपने आप से BPL के कार्ड बना देते हैं और बोलते हैं कि हमने इतने लाख कार्ड बना दिए, इतने लोगों को सुविधा दे दी, लेकिन एक्चुअली में जाके देखिए तो सही, क्या लोग उससे लाभ उठा पा रहे हैं कि नहीं उठा पा रहे, क्या उस कार्ड को प्राइवेट प्रैक्टिशनर अफोर्ड भी कर पाता है कि नहीं पाता। इसके अलावा एक सबसे बड़ा मुद्दा है मेडिक्लेम को लेकर के, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर के। इसको लेकर के कई आरोप भी लगते हैं कि मेडिकल जो दवा कंपनियां हैं इंश्योरेंस की, वो अंधेरगंदी मचाई हुई थी। इसको लेकर के क्या आपने कुछ बजट में प्रावधान करने के लिए मोदी से कहा है? देखिए, ये मेडिक्लेम एक एडमिनिस्ट्रेटिव मामला भी है, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनियां हैं। मैं जो था, मैंने एक तो कहा कि BPL में अपने रेट बढ़ाइए, जो आप BPL में इंश्योरेंस कर रहे हैं। मेडिक्लेम जैसी जो कंपनी है, इनको आप रेगुलेट करिए ढंग से, वो अपने मनमाने रेट लगाती हैं। दूसरा, एक प्रेफर्ड नेटवर्क बनाया हुआ है, जिसको आप उसको दिखाते नहीं हैं, आप लोगों से डील करते हैं, अंडर हैंड डील करते हैं। तो ये एक गलत बात है, इनके ऊपर ऑडिट होना चाहिए। हमने कहा वह या MRI हो या ऑपरेशन थिएटर के तमाम उपकरण हो, इसको लेकर के क्या मांग की है? एक पहली मांग कि जो सर्विस टैक्स और ये वैट लगता है, इन पे ख़त्म होना चाहिए। नहीं हो भी तो बहुत मिनिमल हो, क्योंकि आफ्टर ऑल ये तो सरकार से ही आना है ना, और पेशेंट से ही लिया जाएगा ना। अब यदि पेशेंट को हम दिए जाएंगे तो हम उसको सस्ता कैसे करेंगे? मैं कह रहा हूँ तब तक करिए जब तक कि आप इतने समर्थ नहीं हो जाते कि कम से कम आप 70% लोगों को अपने स्रोतों द्वारा, अपने रिसोर्सेज के द्वारा आप उनको मेडिसिन दे पाते हैं। जब तक आप उनको ट्रीटमेंट नहीं दे सकते तो आपको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आना ही पड़ेगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि जितनी इक्विपमेंट्स हैं, जो भी डॉक्टर की MBBS की डिग्री है, ताकि उसको प्रोत्साहन मिले कि वो दूर दूर जाकर अपना खोले। तो यदि वो गांव में जाता है तो आप उनको बिल्कुल नील कर दीजिए। कोई शहर में है तो 5% ग्रेडिंग लगा दीजिए आप।
कि आप इतने इक्विपमेंट्स पे इतना सरचार्ज है, हमने हटा दिया, ताकि ये फ़ायदा, आफ्टर ऑल ये फ़ायदा किसको होगा? मरीज को ही होगा। जितने बड़े उसके द्वारा रीजेंट्स पे आप इतने उनके ऊपर सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, इतनी सारी चीज़ें लगती हैं, क्यों? आफ्टर ऑल आप कहते हो कि मरीजों के लिए हम सस्ता करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो ये टैक्स क्यों लगाते हैं? क्या उम्मीदें आपने क्या की है, क्या कहा है उनको वैक्सीनेशन को लेकर के या तमाम इक्विपमेंट्स को लेकर के? क्या एक्साइज ड्यूटी कम होनी चाहिए या क्या अपने मान मैंने जैसे या कितना परसेंट की बात? जैसे हमने कहा है कि हमने परसेंटेज में कहा है कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए सर्विस टैक्स उस पर, या बैट किसी कतई तरीके से इंस्ट्रूमेंट्स और उस पर नहीं होना चाहिए। दूसरा, इनोवेशन एंड रिसर्च के लिए, इक्विपमेंट्स के लिए पैसा होना चाहिए जो कि लोगों को प्रोत्साहन करे कि अपने यहाँ पर हम इक्विपमेंट्स बनाएं। इसके लिए क्या, उसके अलावा रिएजेंट्स का भी साथ साथ, क्योंकि इक्विपमेंट बन गई लेकिन उसके रिएजेंट बाहर से आ रहे हैं तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो उन रिएजेंट्स के लिए भी कहा। तीसरा, हमने जैसे बताया, राइट टू हेल्थ, ड्रग्स सस्ती होनी चाहिए और नए हॉस्पिटल खुलने चाहिए, क्योंकि हमें और डॉक्टर्स भी चाहिए, मेडिकल कॉलेज में कहूँगा, और ये रूरल एरियाज़ में खुलने चाहिए, ताकि लोगों को, जो रूरल लोग हैं, उनको सुविधाएं मिल सकें। ये जो हमारा बार बार रहता है कि रूरल लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पाती, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, ये सब खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आईएमए के महासचिव डॉक्टर नरेंद्र सैनी, जिन्होंने मोदी सरकार को 27 पॉइंट्स का एजेंडा दिया है ताकि हेल्थ बजट में इसका प्रावधान किया जाए, इन तमाम पॉइंट्स को रखा जाए ताकि लोगों को सस्ती बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सके।